नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुरीद हो गया। सही कह रहा हूं, दिल में मेरे लिए आज वो फीलिंग आ रही है मोदी जी के लिए, आप सोच नहीं सकते। कोई देश का कोई प्रधानमंत्री, दुनिया का कोई प्रधानमंत्री इतनी सफाई के साथ झूठ नहीं बोल सकता। मैं दावा कर रहा हूं, दुनिया में मैंने ट्रंप को भी पीछे छोड़ देंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। वो झूठ बोल रहा था इतने सलीके से। वसीम बरेलवी साहब का शेर है, वो झूठ बोल रहा था इतने सलीके से, मैं भला एतबार ना करता तो क्या करता। लगभग 8 साल से उस्तरा लेकर आपकी जेब और आपकी गर्दन दोनों काट ली सरकार ने। आपको पता ही नहीं चला कि कब आपका बटुआ खाली हो गया। आपको पता ही नहीं चला कब आपके घर का बजट बर्बाद हो गया। आपको पता ही नहीं चला कि महंगाई ने कब आपकी कमर तोड़ दी, झुका दी। और 8 साल बाद आके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नवरात्रि की शुभकामनाएं, अब जीएसटी बचत उत्सव मनाया जाएगा। मतलब 8 सालों से आपका खून सीरीज लगा लगा के पीने के बाद अब कल आपको राष्ट्रीय जीएसटी बचत उत्सव मनाया जाएगा। मुझे एकदम याद आ गया कोरोना का टाइम। अस्पतालों में बिस्तर नहीं थे, पूरे देश में ऑक्सीजन नहीं थी, लाशें जलाने के लिए जगह नहीं थी। लेकिन हमारे महान प्रधानमंत्री जी अवतरित हुए और हमारे महान प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चिंता मत करो, बालकोनी में आओ, थाली बजाओ, रोशनी जलाओ। एक कदम आगे बढ़ गए मंत्री जी। प्रधानमंत्री के माननीय मंत्रीगण बोले गोबर में लोट लगा लो, कोरोना भाग जाएगा। प्रधानमंत्री जी की अपील पर लोग वाकई में बालकोनी में आ गए। मैंने देखा है, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं, मूर्खों की जमात हर जगह है। सोसाइटी में आके थालियां बजा रहे थे, गो बैक कोरोना के नारे लगा रहे थे, दिए जला रहे थे कि कोरोना भाग जाएगा, क्योंकि हमारे विष्णु जी के अवतार है प्रधानमंत्री, कभी झूठ बोल नहीं सकते, कभी गलत नहीं कह सकते। तब मुझे लगा कि कितना ज्यादा भ्रमित हैं लोग। लेकिन वक्त बीता और वक्त बीतते बीतते अब लोगों की आंखें खुली। लोगों को लगा कि हम जिनको भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं, ये तो महामानव से छोड़ो, ये तो और कुछ निकले। मुझे किस्सा याद आ गया, एक राजा के दरबार में जो रोटी 1 रुपए में मिलती थी, उस रोटी के दाम 50 रुपए हो गए। हाहाकार मच गया जनता में। 1 रुपए की रोटी 50 रुपए में मिलने लगी। जनता सड़कों पे आ गई। जनता ने राजा के महल की तरफ बढ़ना शुरू किया और महल के बाहर रुक गई। राजा ने कहा कि ये कैसी आवाजें आ रही हैं। पता चला जनता, ये बोले बुलाओ जनता के कुछ प्रतिनिधियों को। 500 हजार लोग अंदर आए। बाहर प्रसारण चल रहा था राजा का, जैसे अभी थोड़ी देर पहले, 15 मिनट पहले हमारे राजा का प्रसारण चल रहा था। प्रसारण खत्म करते ही मैं आपसे बात करने बैठ गया। वैसे ही राजा ने प्रसारण शुरू करा दिया। जनता के प्रतिनिधि आए, बोले हजूर बर्बाद हो गए हम। 1 रुपए की रोटी 50 रुपए मिल रही है, कहां से खाएं, कहां से बच्चों को खिलाएं। राजा ने कहा 50 रुपए में इतना अत्याचार नहीं, कल से इस राज्य में राष्ट्रीय रोटी उत्सव मनाया जाएगा। वजीर, रोटी का दाम 25 रुपए कर दो, आधा कर दो। और जनता, आप मेरे माई बाप हैं, आप मेरे भगवान हैं। कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, आप कल से राष्ट्रीय रोटी उत्सव मनाइए, मैं आपके साथ हूं। कारिंदे आ गए, गोदी मीडिया के करिंदे आ गए, जयकारा लगाने लगे कि राजा की जय हो, राजा का भाव जिंदा रहे, राजा का जलवा कायम रहे। एंकर एंकरियन डांस करने लगे। नोएडा के एंकर एंकरियों के मुंह से आवाजें नहीं निकली, वाह पापा वाह, क्या कर डाला आपने। एक एंकर और एक एंकरनिया पूछने की हिम्मत नहीं कर पाए कि 8 सालों बाद आपको याद आया कि जीएसटी विजय उत्सव मनाना है। जब आपकी बैंड बज गई, जब आप अब की बार मोदी सरकार की जगह अल्पमत की सरकार में आ गए, जब पता चल गया लोगों को कि आपका झूठ खुल गया, जब लोगों को समझ आ गया कि आपकी अमेरिका और चीन की नीतियों ने देश को बर्बाद कर दिया, और जब समझ के आ गया कि जहां जाके आप नारे लगा रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार
माई बेस्ट फ्रेंड मोदी एंड ट्रम्प, माई बेस्ट फ्रेंड ट्रम्प, जो नारे लगा रहे थे उन नारों की हवा निकल गई। जब समझ में आ गया कि आपके शो की पोल खुलने लगी, और जब देश की जनता को समझ में आ गया कि सारी कवायद आपके उद्योगपति दोस्तों के लिए है, तब राजा ने ऐलान किया कि कल से राष्ट्रीय रोटी उत्सव, क्षमा कीजिएगा, राष्ट्रीय जीएसटी उत्सव। वो वाला राजा रोटी उत्सव मनाता था, ये वाले राजा राष्ट्रीय बचत उत्सव मना रहे हैं। आप सोचिए कि आपकी जेब काट के कोई आदमी आपको मूर्ख बना के फिर बचत उत्सव का नाम ले सकता है। कहा कि स्वदेशी ही इस जीवन की आत्मा है, स्वदेशी अपनाइए। जब अमेरिका ने पीछा किया, मुंह घुमाया, और आगे नहीं बोलूंगा, वो मर्यादा के खिलाफ है। हम लोग जोर में दोस्तों में बात करते थे, यहां नहीं कह सकता, मैं सरकार के लिए नहीं कह सकता, मोदी जी के लिए नहीं कह सकता। हम लोग जब दोस्त थे, कोई दोस्त का बात नहीं मैं कहता तो कहता था इसको मुंह घुमाओ, लात मार दो। लेकिन यहां बात सरकार की है। जब अमेरिका ने यह हाल कर दिया, टैरिफ लगा दिया, धमका दिया, भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी लगा के हवाई जहाज में बैठा दिया, भागो यहां से। जब टैरिफ लगा के बढ़ोतरी कर दी, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कपास की खेती के लिए अमेरिका के द्वार खोल दिए, हमारे सैकड़ों किसानों को मरने के लिए विवश कर दिया कि आइए माँ बाप, आइए आप कपास हमारे यहाँ खेती करिए, आप कपास लाइए, हमारे किसान मरते हो तो मर जाएं। हमने उनके आत्महत्याओं का रिकॉर्ड रखना बंद कर दिया है। जो रिकॉर्ड 2014 में मिलता था कि कितने किसान आत्महत्या कर गए, महाराष्ट्र में अब आरटीआई में पूछ के देख लीजिए, वो रिकॉर्ड गायब हो गया है। तो साहब आप आइए, आप कपास की खेती करिए, अमेरिका माई बाप। अब हम कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखेंगे जिससे पता चले कि किसान कितने मरे। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाना चाहिए। विदेशी गाड़ी में घूमने वाले प्रधानमंत्री, विदेशी चश्मा लगाने वाले प्रधानमंत्री, जेब में विदेशी पेन रखने वाले प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाना चाहिए। मतलब वही हो गया, मैं और आप अक्टूबर के महीने में जब दीपावली आती थी तो ये कसम खाते थे कि दीपावली पे चीन की झालर नहीं लगाएंगे। चीन हमारा दुश्मन है, उसने गलवान घाटी में घुस के हमारे सैनिकों को मार डाला है, हमारा दुश्मनी बेतहाशा कर रहा है, हम चीन की झालर नहीं लगाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी उस दौर में भी चीन के राष्ट्रपति को चाय बना के पिला रहे होते थे। अब आप बताइए क्या हाल है, अब आप बताइए कि क्या हाल चल रहा है। कौन आपका प्रधानमंत्री ऐसा हो सकता है जो प्रधानमंत्री ऐसी बातें करे? कौन आदमी ऐसा हो सकता है? लेकिन ये हमारे महान प्रधानमंत्री हैं, ये हमारे महान से महानतम भगवान विष्णु के अवतार हैं। संजय सिंह ने ट्वीट किया, मैं पढ़ के आपको बताता हूं। भाषण शुरू होने से पहले, राष्ट्र के उद्बोधन से पहले उन्होंने कहा कि 5 बजे प्रधानमंत्री जी को जरूर सुने, हर मुद्दे पर जवाब देंगे। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच क्यों खोला? बात सही है, पाकिस्तान के संग ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, पाकिस्तान के संग लड़ाई हो रही थी, और चूंकि अमित शाह के बेटे का लक्ष्मी जी से बड़ा करीब का नाता है, वो मैच में करोड़ों हजारों करोड़ रुपया आता है, तो मैच भारत के लोग पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान के लोग भारत में नहीं खेलेंगे। दुबई एक जगह ठीक है, मेरे भी ऑफिस है 4 PM मिडिल ईस्ट दुबई में, मैं भी अभी 1.5-2 महीने रह के आया हूं, बढ़िया जगह है दुबई, तो चलो दुबई में खेल लेते हैं मैच। पूछा संजय सिंह ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर क्यों किया? वाकई में ट्रंप ने सीज फायर घोषित क्यों किया? ट्रंप ने 50% टैरिफ क्यों लगाया? यूएन और एसडीओ में पाकिस्तान को आतंकवादी विरोधी कमेटी का अध्यक्ष क्यों बनाया गया? ट्रंप ने भारत को ड्रग्स तस्करी करने वाले देशों की सूची में क्यों डाला? H1B वीजा पर $1 की फीस लगाकर भारत के नौजवानों को रोजगार क्यों छीना? जल्दी से टीवी 5 बजे ये जो प्रधानमंत्री का, महान प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन था, ये 8 बजे आने वाला था। रात के 8 बजे उनको सूट करता है। नोटबंदी हुई थी तो रात के 8 बजे प्रधानमंत्री जी अवतरित हुए थे। रात के 8 बजे उन्होंने कहा था कि भाइयों और बहनों, मुझे भी लग रहा था कि आज 5 बजे प्रधानमंत्री जी 8 बजे, क्षमा कीजिएगा, पहले 8 बजे आने वाले थे। फिर उनके भक्तों ने कहा, उनकी टीम ने कहा, हजूर क्या गजब कर रहे हैं, 8 बजे तो भारत और पाकिस्तान का मैच है, आपको कौन देखेगा? आपके मन की बात सुनना तो वैसे भी लोगों ने बंद कर दी है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के एक मित्र हैं, वो बोले बड़ी समस्या है, अब तो हमें निर्देश है ऊपर से कि मन की बात जब शुरू हो जाए तो फोटो भेजो कि मन की बात चल रही है, तुम देख रहे हो, इसका फोटो भेजो।
अब बोले बातें सुनने का मन नहीं करता क्योंकि इतनी फर्जी बातें हमारे प्रधानमंत्री जी करने लगे हैं। बोले अब हमारे सामने समस्या, फ़ोटो कैसे भेजें? तो बोले हम क्या करते हैं, हम टीवी खोल लेते हैं और आवाज़ म्यूट कर देते हैं। फ़ोटो भी क चला जाता है, काम भी हो जाता है। पिछले दिनों सर्वे हुआ था कि मन की बात सुनते कितने लोग हैं। उस सर्वे में आपको जानकर हैरानी होगी 70 या 80% का आंकड़ा था कि बीजेपी के लोग ही मन की बात नहीं सुनते हैं। तो 8 बजे जब बताया लोगों को मैच है प्रधानमंत्री जी, आपको कौन सुनेगा? वो भी भारत और पाकिस्तान का मैच है। आप ही के टी पार्टी के लोग सब भारत पाकिस्तान का मैच देखेंगे। तो टाइम बदल के 5 बजे हुआ। लेकिन मुझे यकीन था कि प्रधानमंत्री जी कहेंगे ट्रंप साहब कान खोल के सुन लो। ये भारत के लोगों को NH1 वीजा में जो तुमने परेशानी पैदा करी है, एक बार में 88 लाख रुपए ले रहे हो वीजा के लिए, इसको बंद कर दो, वरना हम यहाँ पे भी अमेरिकी कंपनियों पे ऐसी टैक्स लगाएंगे। हम कल ही जो हमने कपास के लिए खो रही है तुम्हारी कंपनियां, उन पर टैक्स लगा देंगे। हम अमेरिकी सामान पे भी तुमने 50% लगाया, 100% लगाएंगे। मुझको यकीन था कि हमारे महान मानव भगवान विष्णु जी का अवतार बकौल जेपी नड्डा ये कहेंगे, लेकिन साहब मैं पूरा उद्बोधन सुनता रहा। वहां फर्जी बातों के अलावा कहानी नहीं। जीएसटी विजय उत्सव। फिर मुझे लगा ऑपरेशन सिंदूर पे तो बोलेंगे और कहेंगे कि जो कल पाकिस्तान ने हमारे 7 राफेल के नाम नंबर दिए हैं, टेल नंबर दिए हैं, कम से कम भारत सरकार की तरफ से उसका खंडन आएगा कि ये झूठ नंबर हैं। हमारे राफेल नंबर ये जो दिए खड़े हैं, उनके फोटो जारी करेंगे। लेकिन कल से अब तक चुप्पी मार के बैठ गए। हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं है। लंदन से, अमेरिका से हमारे दोस्त फोन कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने तो नंबर जारी कर दिए 7 राफेल के। आप लोग बताओ ना, भारत सरकार से पूछो ना। हमने क्या पूछते ही ईडी घर पे आ जाएगी, इनकम टैक्स घर पे आ जाएगा, पूछे तो पूछे किससे? तो भैया आपसे पूछ सकते हैं, आपसे कह सकते हैं, आपसे अपने मन की बात कह सकते हैं कि क्या किया जाए। पाकिस्तान जैसा टुच्चा देश, पाकिस्तान जैसा आतंकी देश हमारे 7 राफेल के नंबरों की सूची जारी कर रहा है, कह रहा है कि ये रहे नंबर 1 2 440 780 नंबर जारी कर रहा है, 10 नंबर जारी कर रहा है, और फिर हमारे यहाँ उसका खंडन नहीं आ रहा। फिर मुझे लगा कि जीएसटी की जब बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो आज कम से कम ये सब घोषणा तो पहले हो ही चुकी है। तो आज घोषणा करेंगे कि भाइयों और बहनों, मैंने आपकी परेशानी समझ के पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आया। मुझे लगा कि अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आ जाएगा तो तत्काल आधे रेट हो जाएंगे। आधे रेट पहले ही हो जाने चाहिए थे, क्योंकि दुनिया में जब क्रूड ऑयल ये तेल सस्ता हो गया, हमारे यहाँ रेट उतने ही हैं। लेकिन अंबानी साहब को छूट है कि वो रूस से तेल खरीदेंगे, भारत नहीं आएगा। वहीं सफाई होगी और विदेश भेज दिया जाएगा। और गुस्से में अमेरिका टैक्स लगाएगा तो टैक्स मुझे और आप जैसे आम आदमी को झेलना पड़ेगा। इतनी लेकिन कोई बात नहीं करी उन्होंने। एक बार भी पेट्रोल डीजल जीएसटी में आएगा ऐसी बातें नहीं करी। लंबी लंबी कहानी बता दी कि जीएसटी में अब 5% रह जाएगा, आप खुश हो जाइए। अरे कम से कम इतना ही कर लीजिए कि पिछले 8 सालों में जिन लोगों ने मेडिकल और हेल्थ का इंश्योरेंस लिया है, उसमें जो जीएसटी के नाम पे दिया है वो तो रिकॉर्ड में होगा। चलो टूथपेस्ट लिया किसी ने, सरसों का तेल लिया किसी ने, उसका रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन इंश्योरेंस को तो रिकॉर्ड होगा। तो उन मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कम से कम इंश्योरेंस के, हेल्थ के जो टैक्स आपने लिए हैं जीएसटी के, वो ही वापस करा दीजिए। एक आम मध्यम वर्गीय परिवार आपको दुआ देगा कि कुछ तो पैसे मिले। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 2000 5000 बहुत होती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक भी शब्द जिक्र नहीं किया। तो ये था क्या ये बिहार चुनाव से पहले वोट चोरी का खेल रोकने के लिए एक कवायद थी? राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम का नाम ले लेके हवा खराब कर दी है। रोज वो एक हाइड्रोजन बम कहते हैं, हाइड्रोजन बम कहते हैं। अब मुझे लग रहा है मोदी जी को अगर सपने में सोते समय भी हाइड्रोजन कहीं सुनाई पड़ जाता होगा तो नींद खुल जाती होगी। गुजरात वादी को अगर हाइड्रोजन सुन जाता होगा, शब्द सुन लेते होंगे, तो हवाइयां उड़ जाती होंगी, ये हाइड्रोजन कहां से आ गया। हाइड्रोजन के चक्कर में किसी दिन ऑक्सीजन ही ना छोड़ दें कुछ बीजेपी के नेता, मैं तो इस बात से डरता हूं। तो ये कवायद किसकी थी? ये कवायद क्या बिहार के चुनाव को थी? वोट चोरी के खेल को रोकने की थी? मैं आपको सीधे नागपुर ले चलता हूं। बिजनेस के पत्रकारिता के एक्सपर्ट हैं राजीव रंजन जी। इंटरनेशनल मैगजीन में उन्होंने काम किया है, बड़ा जबरदस्त काम किया है। तो मैं लेके चलता हूं राजीव रंजन के पास और आपसे सुनवाता हूं कि खेल क्या है, कहानी क्या है। राजीव रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल तो जीएसटी बचत उत्सव मनाइएगा आप भी। मतलब पहले 8 साल तक आपकी
उस तरह लेके आप ही गर्दन काटते रहे और अब जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है। राजीव भाई, इतना झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री जी, इतना फ्रॉड करने वाले प्रधानमंत्री जी, आपकी जेब काट के आप ही की तारीफ करने वाले प्रधानमंत्री जी, क्या देखना है आपने? और ये जीएसटी बचत उत्सव का खेल क्या है? जरा इसके आम आदमी को मिलने वाले फायदे और नुकसान बताइए। ये क्या खेल क्या है राजीव भाई, बताइए। देखिए, 8 साल में देश का दिवाला निकाल के, परिवारों का दिवाला निकाल के, दिवाली के पहले ये बात कर रहे हैं बचत और खर्चे की। कब आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि दिवाली के पहले कोई प्रधानमंत्री भाषण दे कि भाई आप लोग बाहर निकल के खर्चा कीजिए, पैसे खर्च कीजिए। इससे आप समझिए कि इकोनॉमी को किस गर्त में घुसा दिया है। और इसका इनको अंदाजा है, इसका इनको बराबर अंदाजा है। इसलिए दिवाली के पहले जो है लोगों का दिवाला निकालने के बाद में इन्होंने ये खर्चा करने की जो है अपील की है। और ये देखिए, जो अपील की है खर्च करने की और जो स्वदेशी खरीदने की बात की है, ये इसका मेन मकसद जो है संजय जी, ये कोई लेना देना नहीं है इलेक्शन और हम लोगों से और इन सब से। ये कल जो डोनाल्ड ट्रंप ने हाइड्रोजन बम छोड़ा है इंडियन मिडिल क्लास के ऊपर में, और जो ये H1B वीजा के ऊपर में रातों रात 100 गुना टैक्स बोल रहा हूं, रेट बढ़ा दिया, $1,000 से $1,00,000 जो कर दिया। और जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे अमेरिका में जाने के लिए इस साल वीजा की, H1B वीजा की उम्मीद लगा के बैठे थे वो अंदर ही अंदर बिलबिला रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो सबसे बड़े प्रशंसक और समर्थक थे मोदी जी के। व्हाट्सएप ग्रुप में यही मिडिल क्लास फैमिली के अंकल आंटी लोग जो हैं बैठ के कैसे मोदी जी भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में जो है दिशा में ले जा रहे, उस पर लंबे लंबे मैसेजेस लिखते थे और यही सुमड़ी में अपने बच्चों को अमेरिका भेजने की तैयारी करते थे। तो ये सुमड़ी वाला जो गेम है उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने फेंका है इतना खतरनाक हाइड्रोजन बम कि अब अंदर से ये लोग हिल गए हैं। डबल स्टैंडर्ड, दोगले व्यवहार, दोगला मापदंड जो ये इंडियन हाउस होल्ड्स का, मिडिल क्लास के लोगों का था, वो डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही झटके में जो है खत्म कर दिया है। और उस झटके से मोदी जी बिलबिला गए, क्योंकि मोदी जी के जो सबसे बड़े समर्थक, जो उनके कवच बन के जो अंधभक्त सामने खड़े थे, ये सब वही थे जो सपने संजो के बैठे रहते थे कि हमारे बच्चे जाके अमेरिका में काम करेंगे या अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे। आप इस बात को समझ लीजिए संजय जी, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मिडिल क्लास के उस गुस्से, उस क्रोध, उस आक्रोश को कुंद करने का एक प्रयास है, ये बताते हुए कि जो इनकम टैक्स में रियायतें मिली हैं और जो जीएसटी में अभी मैंने 18 से जो है 12% से 5% पे ला दिया है, उससे जो है 2.5 लाख रुपए बचेंगे। अरे 2.5 लाख रुपए सालाना बचेंगे। आमदनी कितनों की है? आमदनी इस देश में कितनों की है सालाना? 2.5 लाख। पहले तो मैं यही समझना चाहता हूं, ये जो फोखनाड़ी है, ये जो बंडलबाजी चल रही है कि कुछ भी आंकड़े फेंक देना और पब्लिक जो है वाह 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 मोदी जी वाह बोल के क्लैप करने लगे, ये बंडलबाजी 11 साल में बहुत चल रही है। अब दुख की बात है कि एक बंडलबाज को एक शेर को 1.25 शेर मिल गया है। ये यहां कुछ फदौड़ेबाजी करते हैं, वहां डोनाल्ड ट्रंप जो है उस पर हैमर चला देता है। डोनाल्ड ट्रंप आता है और वो कुछ ऐसा करता है कि इनके जितने समर्थक हैं वो बिलबिला उठते हैं और इनके खिलाफ आक्रोश और गुस्सा फूट जाता है। उस आक्रोश और गुस्से को कुंद करने के लिए ये जबरदस्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। संजय जी, जो पत्रकार हमेशा भूल जाते हैं, जिस बात पे हमेशा ध्यान नहीं देते हैं, जो मैंने इंडियन पत्रकार और फॉरेनर्स के साथ मैंने देखा, पत्रकारों के साथ जो काम कर रहे हैं, वो यही है कि टाइमिंग ऑफ द न्यूज जो है वो इंडियन पत्रकारों के समझ में नहीं आता है। फॉरेनर्स किसी भी न्यूज की टाइमिंग पे सबसे पहला क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं। आज क्यों? एक दिन बाद क्यों? ट्रंप की घोषणा के एक दिन बाद ही आपने क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जबकि ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है। आप लोग 1 महीने पहले इसकी वाहवाही लूट चुके हो कि आप लोगों ने 12% से 5% के स्लैब में कुछ आइटम्स डाल दिए हैं और कुछ को 18% में डाल दिए, 28% वाले भी कुछ 18% में चले गए। इस तरीके की जो टैक्स स्लैब की जो चेंजेस थे,
ये तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में न्यूज था, नया क्या? तो कल की जो हेडलाइन सब न्यूज़पेपर्स की होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, टाइमिंग पूछते हुए कि जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जो डोमेन में थी उस पर आपने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उसका जवाब इन्हीं के आज की इसमें राष्ट्र के नाम संबोधन क्यों किया, उसी संबोधन में इनका आंसर भी मिल गया है। वो आंसर क्या है? इन्होंने अपने सेकेंड हाफ ऑफ स्पीच में बार बार स्वदेशी 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 बोला है, यानी ये अंदर से घबरा गए हैं, लोगों को एक हिंट दे रहे हैं कि आप अमेरिकन प्रोडक्ट ना खरीदे। चूंकि हमने WTO पे साइन किया है तो खुल के कोई नेता यानी प्रधानमंत्री नहीं बोल सकता है कि आप लोग अमेरिका का माल ना खरीदे या फ्रांस का माल नहीं खरीदे, क्योंकि हम लोग WTO सिग्नेटरी है। तो इसीलिए ये स्वदेशी स्वदेशी बोल रहे हैं। ये एक्चुअल में डोनाल्ड ट्रंप को जो है एक सिग्नल देना चाहते हैं कि आपने जो भी आप हमारे खिलाफ टैरिफ बढ़ा रहे हैं या आप जो भी कर रहे हैं, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जो है घरेलू इकोनॉमी के भरोसे अपनी इकोनॉमी खींच लेंगे। पर घरेलू इकोनॉमी, हाउस होल्ड की इकोनॉमी का तो सत्यानाश कर दिया आपने। नौकरियां है नहीं, और जो लोग ऑलरेडी पहले नौकरी में थे सबकी महंगाई के कारण ऐसी कमर टूट गई है कि खरीदारी तो छोड़िए साहब, अब ये झूठी फूटी कुछ भी डाटा फेंकते रहे। आपको मालूम है बजट के पहले जो इकोनॉमिक सर्वे में जो आता है उसमें झूठी खबर ये लोग देते हैं कि 20 साल के सबसे हाईएस्ट दशक पे जो है वो इंडिया का कंजम्पशन है। आप बोलोगे मैं क्यों बोल रहा हूं झूठी है? अगर 20 साल के सबसे हाईएस्ट नंबर पे है तो आपको कंजम्पशन टैक्स यानी GST कम करने की नौबत क्यों आ रही है? आप आंकड़ों के साथ तो खिलवाड़ कर सकते हो, आंकड़े अपने हिसाब से जो है उसको कम ज्यादा कर सकते हो, पर देश की सच्चाई तो देश के लोग महसूस कर रहे हैं। ये दिख रहा है कि कंजम्पशन कैसे गिर रहा है। मैं सिर्फ एक डाटा आपको संजय जी देता हूं जिससे आपको सारा सीन समझ में आ जाएगा। 2018 में जो पहला साल था GST का, उसमें गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन हुआ था 7.13 लाख करोड़, जहां तक मुझे याद आ रहा है, GST के थ्रू। वो बढ़ के जो है ये 22.08 लाख करोड़, 22.08 लाख करोड़ जो है ये 2024-25 लास्ट जो अपना फिस्कल हुआ है उसमें कलेक्शन हुआ है। 7 लाख से 22 लाख करोड़, 3 गुना। यानी अपने देश के लोगों को कैसे निचोड़ा है, निचोड़ के पूरे देश के लोगों से जो है पैसे वसूल लिए, और अब आप बोल रहे हो कि खर्चा करो। अरे खर्चा करने लायक कुछ बचा ही नहीं है भाई, जेब पूरी खाली है, कहां से खर्चा करे कुछ भी। जी संजय जी। अच्छा मुझे बताइए राजीव भाई, आपको तो विदेशी सब चीजों की टिप्स रटे रहते हैं। प्रधानमंत्री जिस गाड़ी से चलते हैं वो गाड़ी क्या भारतीय है? तो चश्मा लगाते हैं, BMW जो चश्मा लगाते हैं, जो पेन रखते हैं, कुछ भी भारतीय है उसमें से? रेबैन ना, मॉन्ब्लांक ना कुछ नहीं है। फिर मतलब मैं और आप करें, मैं और आप चीन की झालर को उतार के फेंके घर से, और प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति को झप्पी देते रहेंगे, उनको चाय बना के पिलाते रहेंगे, और जो हमारा ठेके होंगे, गुजरात में सरदार पटेल की प्रतिमा बनी है उसमें चीन की कंपनियां क्या कर रही हैं? उन ठेकों में इनका इन्वॉल्व क्यों है? बताइए जरा राजीव जी मुझे। गोदी मीडिया क्यों नहीं पूछता है? कोई भी मीडिया जो इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने बड़े मुकेश अंबानी ग्रुप के सर्वा राहुल जोशी हैं, मतलब बहुत तोपची तुर्रम खान जो है अपने आप को खुद ही समझते हैं, वो जाके बैठते हैं मोदी जी के सामने और उल जुलूल बकवास के सवाल पूछते हैं। पूछा क्यों नहीं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो आपने गुजरात में मूर्ति स्थापित की उसमें चीनी कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा था? नागपुर के अंदर आप मेट्रो बना रहे हो, नागपुर देश का बीच का शहर, एकदम मिडल। नागपुर का जो महत्व है वो इसलिए क्योंकि डिफेंस के रूप से ये बहुत ज्यादा सिक्योर्ड प्लेस है। यहां पे आपने चीनी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वहां आप चीनी कॉन्ट्रैक्टर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ इतने सारे पावर प्रोजेक्ट्स है, चीनी इंजीनियर्स आके काम कर रहे हैं। हमारे देश का सीक्रेट रह कहां जा रहा है जब चीनी जो है भारत के मिडल में आके काम कर रहा है? क्या ये चाइना जो है, हम भारतीय सोच भी सकते हैं कि चाइना के मिडल में जाके एकदम हम कहीं पे काम करें जो बहुत ही खुफियात वाली जगह हो? मती मारी गई है, भ्रष्ट हो चुकी है ये मीडिया। और ये मीडिया में जो उच्च पदों पे जितने बैठे हुए लोग हैं, एक का नाम तो मैंने ले लिया, उल जलूल फालतू के बकवास वाले सवाल कि आपके अंदर इतनी एनर्जी कहां से आती है। वो 3 जो पत्रकार बैठे थे राहुल जोशी के साथ में और जो 2 थे,
वो इस तरीके के सवाल पूछ रहे थे कि आप इतने पॉजिटिव कैसे रहते हैं, आप इतने पॉजिटिव कैसे रहते हैं? अरे देश के लोग नेगेटिव हो रहे हैं, नकारात्मकता लोगों के अंदर भर गई है क्योंकि पैसे नहीं है जेब के अंदर में, और आप जो सुप्रीम कमांडर से, सुप्रीम लीडर से बात करके आप इतने पॉजिटिव कैसे रहते हैं? ये इस तरीके के वाहियात सवाल पूछे जाते हैं जब आपको 50 मिनट का समय मिलता है। संजय जी, यदि आपको और मेरे को समय मिले तो इनको समझा दे उस 50 मिनट में कि 11 साल के अंदर में आपने क्या है, एक एक सवाल का जवाब देना जो है इनसे बनेगा नहीं, इसलिए कभी 4 PM को बुलाएंगे भी नहीं है इंटरव्यू के लिए। पर मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि इस बात को आप गांठ बांध के रख लीजिए, गांठ बांध के रख लीजिए कि जो आक्रोश अब मिडिल क्लास और इंडियंस लोगों में धीरे धीरे आ रहा है, इनको कोई फर्क, कोई डर नहीं था निचले तबके के लोगों से, ठीक है, क्योंकि 80 करोड़ का लाभार्थी वर्ग फुकट का राशन वाला खड़ा कर दिया था। पर जो मिडिल क्लास, अब जो दिमाग खराब जो हो गया उनका, ये जिस तरीके से ये जो H1B वीजा के ऊपर में जो कल आया है, बहुत सारे लोग इसका सिग्निफिकेंस समझ ही नहीं पाए। मैंने इसके ऊपर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम अपने चैनल करंट अनप्लग बाय राजीव पे आज भी किया है, कल भी किया था, पूरे डाटा आंकड़ों के साथ में। ये इतना बड़ा आने वाले दिनों में इस देश के ऊपर में इसका कुटराघात होगा कि आप, मतलब ये लोगों की कल्पना के बाहर। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, निफ्टी इंडेक्स जो हमारा स्टॉक मार्केट का है, उसमें 12.9% वेटेज जो है वो आईटी कंपनीज का है, ठीक है, 12.9% ये जो वेटेज है। और ये जो H1B वीजा रहता है, H1B वीजा 2006 में इंट्रोड्यूस किया था अमेरिका ने कि फॉरेन से जितने भी हाईली स्किल्ड लेबर्स हैं वो अमेरिका में आके काम कर सके, ठीक है। 86,000 ऐसे लोग, हाईली स्किल्ड लोग हर साल अमेरिका में एंट्री मारते हैं थ्रू H1B वीजा से। इसमें से आप समझ लीजिए कि अधिकांश तो जो है वो भारतीय लोग हैं। सिर्फ TCS जो एक कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी, वो इस साल में 3,500 से 4,000 H1B वीजा कंज्यूम करती है, ठीक है। विप्रो 1000 के HCL टेक 1000 के आसपास करती है, विप्रो भी 1000 के आसपास में करती है, ठीक है। तो मैं सिर्फ TCS का एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। अगर $1,000 फीस थी पहले, वो बढ़ के रातों रात $1,00,000 हो गई है, तो आगे आने वाले दिनों में जो H1B वीजा इनको लेना पड़ेगा, तो 4,000 इंजीनियर्स ये भेज रहे हैं, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय $1,00,000 यानी $400 मिलियन। 90 रुपए का $1 में समझू तो 3,500 करोड़ रुपए, कम से कम 3,600 करोड़ रुपए का जो है वो इफेक्ट पड़ेगा इनकी बैलेंस शीट के ऊपर में। कितनी कंपनी झेल पाएगी? TCS झेल लेगा, इन्फोसिस झेल लेगा, पर जो छोटी छोटी IT कंपनीज हैं ये तो मर जाएंगी, ये नहीं उठा पाएंगी ये कंपनीज। और इंडिया के जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे हैं, इनको तो IT में जॉब मिल रहा था, वही व्हाइट कॉलर जॉब था, तो कहां जाके काम करेंगे? वैसी बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि इंजीनियर आज की डेट में जो है बैठ के ओला का ड्राइविंग कर रहे हैं, ओला कैब चला रहे हैं, कोई ओयो में जाके मैनेजर लग के काम कर रहा है। अब उसके बाद में जो भी थोड़े बहुत टैलेंटेड अच्छे बच्चे थे जो बाहर जाने के सपने देखते थे, उसके ऊपर में भी बहुत बड़ा जो है प्रहार हुआ है। 12.9% वेटेज है। कल मार्केट खुलेगा तो लोगों को समझ में आएगा कि क्या होने वाला है। हो सकता है 2-4 दिन ये ऊपर भी रखे, कुछ भी सब गिमिक्री करके LIC है दुनिया भर के शेयर्स खरीदने वाले, पर लॉन्ग टर्म में अगर ये नहीं H1B वीजा का मसला सुलझाया सरकार ने, तो ये बहुत ज्यादा हम लोगों के ऊपर में भारी पड़ेगा। जी संजय। अच्छा, लेकिन एक बात है, मुझे राजीव जी लग रहा है कि इतनी बार स्वदेशी 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 कहा प्रधानमंत्री जी ने, तो मुझे लग रहा है कल भारतीय जनता पार्टी के जितने मिनिस्टर हैं, जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, कल अपना अपना एप्पल फोन वो बेच देंगे, फेंक देंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई एप्पल फोन, क्योंकि अब तो स्वदेशी की बात है, तो जितने केंद्रीय मंत्री हैं, जितने राज्यों के बीजेपी शासित मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, तो वो अपना एप्पल तो अब यूज करेंगे नहीं, विदेशी है, वो भारत का ही फोन करेंगे। राजीव भाई, भारत का कौन सा फोन है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, भारत में बना हुआ? भारत का बना हुआ कोई फोन तो नहीं है, मतलब वो तो माइक्रोमैक्स ये सब जो वो भी चाइना से मंगा के जो है असेंबल करके अपना नाम सिर्फ लिख के जो है चला देते थे, चीनी माल पे अपना नाम लिख देते थे। हाँ, तो अब कैसे स्वदेशी होगा? नहीं तो नहीं है स्वदेशी। अभी क्या आप देखिए, स्वदेशी क्या कर सकते हैं?
मैं गडकरी साहब को एक मैसेज लिखने वाला हूं, देवेंद्र फडणवीस को, जो मेरे शहर के हैं, जिनका मोबाइल नंबर निकाल के मैं उनको मैसेज भेज सकता हूं। और मैं सारे दर्शकों को अपील कर रहा हूं, पड़ोसी आपके जरा सी दूर पर रहते गडकरी, सारे दर्शकों से जो ये देख रहे हैं उनसे अपील कर रहा हूं, मैं तो भेज रहा हूं अपने नेता को, आप लोग भी अपने नेता को भेजिए मैसेज कि साहब जो आप लोगों ने BMW, ऑडी, मर्सिडीज अपने घर में रखी है, अब सबको आप बेचिए और टाटा की गाड़ी लेके आइए, बात तो महिंद्रा की गाड़ी जो है वो लेके आइए, टाटा की लेके आइए। साहब बोल रहे हैं कि स्वदेशी। अब ये नहीं चलेगा कि आपके बच्चे ऑडी में घूम रहे हैं, ऑडी में, आप गडकरी साहब के बच्चे ऑडी में घूमेंगे, ये अच्छा नहीं लगेगा। ये सुप्रीम लीडर मोदी जी के वक्तव्यों के खिलाफ जा रहे हैं फिर ये। तो जितने भी लीडर, गडकरी साहब के बच्चे तो छोड़िए, गडकरी साहब और मोदी जी खुद भी तो टाटा की गाड़ियों में चलेंगे, महिंद्रा में चलेंगे अब। बिल्कुल, तो ये तो कर सकते हैं, यहां से तो शुरुआत कर सकते हैं। और इनको बोलना पड़ेगा मोदी जी को कि अब आप बोइंग का जो आपने वो पीएम के लिए 8,000 का जहाज खरीदा है, उससे नहीं चलेगा काम। अब आप जो है कुछ देखिए, डोमेस्टिक अपना जो है पवन हंस या जो भी बनाया इन लोगों ने, कुछ बनाया होगा, जो कुछ भी तेजस फेजस जो भी बनाया हो, तो फाइटर प्लेन है, वो फाइटर प्लेन बना सकते थे, छोटा मोटा बोलना अपने लिए भी बनवा ले। ये अब ये सब जो है ये जनता के लिए फोकनाड़ी नहीं होगी, स्वदेशी स्वदेशी, आपको भी वही करना पड़ेगा, वही चीज आपको भी करनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है कि एक अच्छी बैलगाड़ी तो बनाना पाएंगे भाई लोग, राफेल आएगा तो उसके नींबू हरी मिर्च टांगेंगे पहले, और पाकिस्तान सूची जारी कर देगा कि देखो हमने इतने राफेल नंबर शायद गिरा दिए, तो वो तो कर ही पाएंगे। संजय सिंह का एक बयान आया है, जरा सुने कि संजय सिंह क्या कह रहे हैं मोदी जी के जीएसटी पे। फिर आता हूं राजीव भाई आपके पास लौट के। रात को 12 बजे देश में आजादी का जश्न मनाया गया, कहा गया देश को दूसरी आजादी मिल रही है। लता मंगेशकर जी का गाना सुनिए, हर्षोल्लास के साथ वाहवाही कीजिए सरकार की, जश्न मनाइए, जीएसटी आया, जीएसटी आया, जीएसटी आया। इसी उत्साह के साथ भारत की सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री ने जीएसटी देश के ऊपर लागू की 2017 में। और जब ये जीएसटी लागू की गई तो इतना बखान किया गया जीएसटी का, जैसे मालूम पड़ रहा था अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है देश के अंदर। हम लोग चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि ये गलत हो रहा है, नहीं सुनी गई बात। मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी गई, आम आदमी की कमर तोड़ दी गई। लाखों करोड़ रुपए टैक्स का बोझ इस देश की जनता के ऊपर लादा गया, जानबूझ के लादा गया, और तब बताया गया जश्न मनाइए, खुश हो जाइए कि आपका टैक्स बढ़ाया जा रहा है। यह हुआ इस देश के अंदर। और जीएसटी के नियमों में एक दो बार नहीं, सैकड़ों बार बदलाव करने पड़े। इसके अलावा डीजल के नाम पे, पेट्रोल के नाम पे लाखों करोड़ का टैक्स लिया गया। और आज प्रधानमंत्री जी को 8 साल के बाद नींद से जागकर यह बताना पड़ रहा है कि नहीं, अब हम फिर एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आए हैं, देखिए हमने जीएसटी कम कर दिया। तो बढ़ाया क्यों था? 8 सालों तक इस देश की जनता को लूटा क्यों था? प्रधानमंत्री जी, जो लाखों करोड़ रुपए इस देश की जनता के जेब से टैक्स के नाम पे लूटा गया है, वो पैसा उनके खातों में वापस कीजिए। आपने अपने मित्रों, अपने दोस्तों को तो लाखों करोड़पति बना दिया, उनको रेल दे दिया, सेल दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, पोर्ट दे दिया, सब कुछ दे दिया। इस देश की जनता को क्या दिया? उससे टैक्स के नाम पे अवैध वसूली की। तो इसलिए अब ये बखान मत कीजिए कि आप कोई बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन देश के अंदर लाने जा रहे हैं, टैक्स घटाने जा रहे हैं, जीएसटी घटाने जा रहे हैं। आपका कोई भरोसा नहीं है कब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने देश की जनता का भरोसा खो दिया है। हर काम को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हैं और नतीजा बिल्कुल जीरो निकलता है। अब आप स्वदेशी पे ज्ञान दे रहे हैं देश के लोगों को। BMW की कारों का काफिला आपके साथ, विदेशी विमान आपके साथ, विदेशी हेलीकॉप्टर आपके साथ, इटली का चश्मा आप पहनेंगे, स्विट्जरलैंड की घड़ी आप लगाएंगे, जर्मनी की गाड़ियों में आप चलेंगे,
अमेरिका का फोन आप इस्तेमाल करेंगे और ज्ञान देंगे देश के लोगों को। देश के लोगों, स्वदेशी अपनाना है। शुरुआत अपने से कीजिए, अपने से कीजिए। इसलिए आपकी बातों का असर देश की जनता में कम हो रहा है, क्योंकि कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। खुद सारी सुख सुविधाएं भोगना है, विदेशी सामानों के ऊपर निर्भर रहना है। गलवान घाटी में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं और उसके बाद आपने चीन के साथ 39 लाख करोड़ रुपए का व्यापार किया। जब मैं 39 लाख करोड़ बोल रहा हूं तो देश की जनता अगर कहीं लिखना चाहेगी 39 लाख करोड़ रुपए तो जीरो लगाते लगाते आप थक जाओगे। अब आपको स्वदेशी याद आ रहा है। आपने चीन के साथ 39 लाख करोड़ रुपए का आयात किया है। चीन के सामान हिंदुस्तान में मंगाए हैं 39 लाख करोड़ रुपए के। हिंदुस्तान के व्यापारियों के व्यापार को आपने नष्ट किया है। तो कभी आपके लोग कहते हैं अब चीन के सामानों का बहिष्कार करो, अमेरिका से अच्छे संबंध हो जाते हैं, आप कहते हैं अमेरिका से सामान खरीदो, फिर कहते हैं अमेरिका के सामानों को बहिष्कार करो। आपकी नीति क्या है? किस और देश को लेकर जाना चाहते हैं आप? अब अमेरिका ने 50% टैरिफ आपके ऊपर लगाया और आपने कपास के ऊपर लगने वाला 11% आयात शुल्क जीरो कर दिया। हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों को बर्बाद कर दिया। यह है आपकी अर्थनीति, यह है आपका आर्थिक व्यवस्था के बारे में ज्ञान। इसलिए प्रधानमंत्री जी, कृपा करके अब ये खोखली बातें और खोखले वादे करना बंद कीजिए और इस देश की जनता से 8 सालों में जो आपने टैक्स के नाम पर आपकी सरकार ने लूट किया है वो पैसा जनता को वापस कीजिए, तभी इस देश का आम आदमी मजबूत हो सकता है। जय हिंद। राजीव भैया, ऐसा लग रहा था कि संजय सिंह बैठ के हमारी बातें सुन रहे हैं। जो हम बोल रहे थे बिल्कुल आके उन्होंने अभी भी वीडियो उनके यहाँ से आया, हमारी टीम को हमारी टीम में लगा दिया। मैं तो सुन के हैरान हो गया, मैंने सुना भी नहीं था। ऐसा लग रहा है जैसे हम जो बोल रहे हैं वो संजय सिंह ने सुना और सुन के बोल दिया, हमारी टीम को भेज दिया। लेकिन बात तो कायदे की कर रहे हैं। बढ़िया है दोहराने भाई। देखिए, मेरे को बहुत सारे ना दर्शक जो मैसेज करते हैं कि यार आप आम आदमी पार्टी का बड़ा सपोर्ट करते हो। भाई ये क्रांति से उभरी हुई पार्टी है, मेरे को बहुत पसंद है। इसके नेता जो हैं जितने भी, मुझे बहुत पसंद है। भाई जी, मैं बहुत मजा बता रहा हूँ कि ये मेरा ऑफिस है लखनऊ का, जहां मैं बैठ के बोल रहा हूँ। लखनऊ में पत्रकारों को सरकारी मकान मिलते हैं, करीब 1000 पत्रकारों को मिलेगा, मुझे भी मिला हुआ था। एक दिन संजय सिंह इसी ऑफिस में मेरे पास आए। मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, हर पार्टी में मेरे दोस्त हैं। ऐसा नहीं है बीजेपी नहीं है, बीजेपी में भी मेरे दोस्त हैं। बीजेपी में कई मिनिस्टर आते हैं, चुपचाप आते हैं लेकिन मिलते हैं मुझसे। तो संजय सिंह आए तो मैंने कहा कोई बढ़िया बढ़िया बातें हैं यूपी की, चलिए मैं आपका इंटरव्यू कर लेता हूँ। बोले कर लो। मैंने इंटरव्यू किया, इंटरव्यू वायरल हुआ। राज संपत्ति अधिकारी जो मकानों को देखती है, सुबह सुबह राज संपत्ति अधिकारी का फोन आया कि ऊपर से कहा गया कि सरकारी मकान खाली करिए, और 100 पुलिस वाले लगा के मकान खाली करा लिया। मैंने संजय सिंह का फोन किया, मैं कहा गुरुदेव दोबारा मत आना मेरे ऑफिस में, एक बार आए तो मेरा मकान और चला गया आपके चक्कर में। तो संजय सिंह हंसे। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, अच्छा है कि सरकार ने मकान वापस ले लिया। तो संजय सिंह इस तेवर के आदमी है, लेकिन मैं इसलिए पसंद करता हूं कि एक आदमी महीनों तक जेल में रहा बिना किसी दोष के। ईडी ने कहना पड़ा कि भाई हम जमानत के लिए विरोध नहीं कर रहे क्योंकि कोई भी सबूत नहीं था। तब भी आदमी आके बाहर आके प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डालकर सवाल करता है, तीखी तीखी बातें करता है। इस बात के लिए मैं उस आदमी का कायल हूं कि संजय सिंह में कलेजा हो तो संजय सिंह जैसा हो। लेकिन बात तो सही कर रहे हैं कि BMW गाड़ियों का काफिला, मतलब BMW की गाड़ियों के काफिले के साथ प्रधानमंत्री जी, विदेशी चश्मा प्रधानमंत्री जी, विदेशी घड़ी प्रधानमंत्री जी, और वो बाकी क्या करें। देखिए, मेरा अपील यह है कि जिन जिन मंत्रियों का ये प्रधानमंत्री जी की बातों से ये हो गया हो कि वो कल से बंद करेंगे अपनी BMW गाड़ी, अपने मर्सिडीज, अपने बच्चों को भी मना कर देंगे, तो वो कृपया करके मुझे बता दें। मेरे दर्शक लोग हैं, उनकी पुरानी फोन और गाड़ियां खरीद लेंगे, थोड़े सस्ते दामों में मिल जाएगी। क्योंकि अब तो बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री, सारे मंत्री कल से टाटा की गाड़ियों पे चलेंगे। सरकारी गाड़ियां जितनी हैं वो सब छोड़ेंगे, स्वदेशी एक
क्योंकि कल से उत्सव मनाना है ना, जीएसटी विजय उत्सव मनाना है। आपको लगता है कि राजीव भाई, असम के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, ये सब कल से आपको टाटा की गाड़ियों में नजर आएंगे? आपको क्या लगता है? नहीं, ये नजर आए कि नहीं है, हम लोग को इनको मजबूर कर देना चाहिए। मैं इसलिए तो बोल रहा हूं कि जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, ये अपने अपने शहर के जितने भी भाजपा के आमदार और खासदार हैं, इनको मैसेज लिखे या ईमेल हो तो ईमेल लिखे, जो भी अवेलेबल हो, कि साहब आप और आपके बच्चे और परिवार ने सुप्रीम लीडर के कहने पे स्वदेशी जो है वो अपनाना चाहिए। तो आपको शोभा नहीं देता कि आप मर्सिडीज में घूमे या ऑडी में आपके बच्चे चले। आप इसको त्यागे, आप इसको त्यागे। सबसे पहले तो घड़ी जितने पहन रहे हैं, ये HMT, मुझे मालूम नहीं आजकल HMT बना रहा है कि नहीं बना रहा घड़ी, पर इनको ये घड़ी निकाल के जो है, तो टाटा का टाइमेक्स तो है ही, कुछ टाइमेक्स बोल रहा हूं सर, टाटा की घड़ियां तो है ही, तो वो लगाएं भी। आप जो है ये सबसे पहले तो रोलेक्स, स्वैच, ये जितनी फॉरेन वाली है, इनको तो आप दे दे तिलांजलि। और आप जो है लेके जो इंडियन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो ऑप्शंस आप लेके आना शुरू करें। जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर है, चाहे गाड़ी हो चाहे घड़ी हो। और ये लोगों का काम है। अभी देखिए, सुप्रीम लीडर को भाजपा के भी बहुत सारे लोगों ने सुना है, तो श्रोता जो है सारे अपने भाजपा के आमदार, खासदार, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जहां भी भाजपा के लीडर्स हैं, देखे उनके घर में वो कौन सी गाड़ी रखे हैं, हाथों में कौन सी घड़ी पहन रहे हैं, कौन से पंखे चला रहे हैं। उषा मार्टिन के पंखे हैं अपने इंडिया में, हेवेल्स के भी हैं, तो वही होने चाहिए। आप ये LG फैलजी ये सब नहीं दिखना चाहिए। फिर तो आप इंडियन जो है वो पूरी तरीके से इंडियन स्वदेशीकरण करना है, तो फिर हम लोग स्वदेशीकरण करेंगे। सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं भी पक्ष में हूं। पर डबल स्टैंडर्ड नहीं होगा कि राजीव रंजन सिंह, संजय शर्मा तो भैया अपने घर की सब बाहर की, विदेशों की चीजों को बाहर फेंक रहे हैं, औने पौने दाम पे सेकंड हैंड बेच दिया। और ये सुप्रीम कमांडर के कहने पे भी भाजपा के जो लीडर्स हैं, ये अपने घर में स्वदेशी चीजें नहीं लेके आ रहे, ये अपने वही फॉरेन की लग्जरियस जो प्रोडक्ट्स है उनका सेवन कर रहे हैं। तो वो नहीं चलेगा। कथनी और करनी, जो संजय सिंह ने कहा, कथनी और करनी जो है वो ना केवल सुप्रीम लीडर, बल्कि जितने भी भाजपा के छुटभैये लीडर से लेके तो शहर के लीडर तक, बड़े लीडर तक, सबने अब सुप्रीम लीडर की बात सुन के जो है स्वदेशी का उपभोग करना चाहिए। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक है ना राजीव भाई, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि जब राष्ट्रीय जीएसटी बचत उत्सव मना रहे हैं, तो पेट्रोल और डीजल को क्यों वो बचत में नहीं, जीएसटी में नहीं ला रहे? हमें और आपके कम से कम गाड़ियों में बिना एथेनॉल मिला वाला पेट्रोल तो गडकरी साहब के बेटों की कंपनी में नहीं जा रहा है, लेकिन अगर जीएसटी में आ जाएगा तो पेट्रोल और डीजल के रेट तो कुछ कम हो जाएंगे ना। क्यों नहीं लाते जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल? इसके पीछे खेल क्या है? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा खेल जो है वो ये है कि भाजपा की, सेंट्रल गवर्नमेंट की दादागिरी जो है, उससे परेशान है बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स की, जैसे बंगाल की तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, या फिर तमिलनाडु की सरकार। इन लोगों पे जो जीएसटी का जो शेयर रहता है स्टेट गवर्नमेंट का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको टाइम पे नहीं देती, ठीक है। तो अगर वो टाइम पे नहीं मिल रहा किसी कारण से, मान लीजिए ममता बनर्जी और मोदी जी के बीच में 36 का आंकड़ा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, ऑलरेडी है और बढ़ गया, तो वो अगर पंगा हो गया और केंद्र ने कोई प्रेटेक्स्ट पे, कोई बहाने पे यदि नहीं दिया स्टेट गवर्नमेंट को टाइमली जीएसटी का उसका ड्यू शेयर, तो वो अपने सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह कहां से देगी। ये एक बहुत बड़ा हथियार के रूप में जीएसटी को जो है ये मोदी सरकार इस्तेमाल करती आई है अभी तक। इस पे मैंने अपनी जिंदगी का पहला सोलो प्रोग्राम किया था 4 PM के लिए, और 4 PM पे डाला था कि मिड डे मील जो है, मिड डे मील का पश्चिम बंगाल का 8,000 करोड़ रुपए 1-1.5 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट रोक के बैठी थी। आप सोचिए, बच्चों का खाना, वो ममता बनर्जी का मानना पड़ेगा उनकी सरकार को कि हर दूसरे कॉस्ट को कम करके उन्होंने वो मिड डे मील स्कीम जारी रखी कि बच्चों को नहीं नुकसान कुछ होना चाहिए। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8,000 करोड़ रोक के रखे थे 1-1.5 साल से। तो ऐसे टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट क्या करे? तो उनके पास में सबसे बड़ा जो हथियार है वो ये पेट्रोल और डीजल पे लगने वाला टैक्स ही है, जो डायरेक्टली उनको आता है, उनके पास में आता है। तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की दादागिरी नहीं चलती है।
तो स्टेट गवर्नमेंट के ही बहुत प्रतिरोध के कारण जो है वो अभी तक जीएसटी में लाया नहीं गया, बट जीएसटी में वो आना चाहिए। जीएसटी में पर वो कब आएगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट दादागिरी करनी बंद करेगी, स्टेट गवर्नमेंट्स को उनका ड्यू शेयर टाइम पे मिलेगा और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये लिखित में आश्वासन मिलेगा कि हम आपका पैसा नहीं रोकेंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट भी बोलेगी ठीक है भाई। आज की डेट में आप जितने भी बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, किसी भी अपोजिशन पार्टी रूल स्टेट के, इनसे पूछिए कि इनका सबसे बड़ा हेडेक क्या है, तो ये लोग यही बोलते हैं कि भाई हमको समझ में नहीं आता, अगर हमको जीएसटी का शेयर नहीं मिलता है टाइमली, तो हम किस तरीके से अपने स्टेट के फाइनेंसेस को, एक्सपेंस को हम किस तरीके से चलाएं आगे। तो ये सिर्फ पेट्रोल और डीजल के ही टैक्स पे ये लोग बचे हुए हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, जिंदा है। जी संजय जी, तो ठीक कहते हैं। और एक आखिरी बात मैं कहूंगा आपसे दर्शकों से कि अब इंडिया गठबंधन के साथियों को, सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट आ गया, जरा मैं वो पढ़ के बता देता हूँ। उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट पढ़ रहा हूँ कि उन्होंने कहा, मोदी जी का राष्ट्र के नाम संबोधन, कल से कम जीएसटी रेट लागू होने, सारे अनाउंसमेंट आ चुके हैं। मोदी जी ने तो निर्णय से पहले ही लाल किले से घोषणा कर दी थी, लेकिन आज मोदी जी को लगा अरे मेरा बेहरा चेहरा चमके बिना कैसे हो सकता है, तो जबरदस्ती का भाषण देने आ गए। बात तो ऐसे की जैसे 2017 में जीएसटी इन्होंने नहीं किसी और ने लगाई थी, किसी और ने जीएसटी लागू किया था। आज तो आपको हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए थी। प्रभु, आप ही ने 8 साल से जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बनाकर लोगों को बेताशा लूटा है। सोचिए, 2017-18 में आपने 11 लाख करोड़ रुपया कुल जीएसटी इकट्ठा किया था, 2024-25 में 22 लाख करोड़ वसूले हैं। आज तो आपने वही किया जो राहुल गांधी ने पहली कहा था, जीएसटी रेट कम करो, 18% से ऊपर नहीं। आपका कहना है इस बार के त्योहार के मौसम में मुंह मीठा होगा, तो इन्हीं त्योहारों में पिछले 8 सालों से इतनी कड़वाहट क्यों बढ़ी? आज तो चाहिए कि आपको एक झटके में पेट्रोल डीजल के दाम घटा सकते हैं, क्यों नहीं घटा रहे? आपने कहा कि जाने अनजाने विदेशी चीजें जीवन में जुड़ गई हैं, तो चलिए आपकी जानकारी के लिए बता दें मोदी जी, आपकी गाड़ी जर्मनी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज की है। देखो, जो हम लोगों ने कही ये सब सुन के हमारा वही लगा रहे हैं। आपका पेन जर्मनी के मॉन्ट ब्लैंक का है, आपकी गाड़ी स्विट्जरलैंड के मोरेडो की है, आपका चश्मा मेबैक जर्मनी और बेवगिरी वाला इटली का है, आपका फोन अमेरिका का एप्पल है। और जो बात किसी को नहीं भूलनी चाहिए कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए इन्हीं नरेंद्र मोदी ने जीएसटी का प्रबल विरोध किया था। वैसे आपका चेहरा काफी बुझा बुझा लग रहा था। बात तो सही है, मुझे भी लग रहा था कि देश भर में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंजने लगे हैं, और फिर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों ने परेशानी पैदा कर दी। बात तो इनकी बात सही थी। अब मैं ये कह रहा था आखिर में राजीव भाई कि अब इंडिया गठबंधन को एक फिगर में गड़बड़ी है, उन्होंने बहुत ज्यादा करके बढ़ाया। 7.19 लाख करोड़ 2017-18 में इकट्ठा हुआ था, इन्होंने बताया 11 लाख। इन्होंने दुगना नहीं तिगना हुआ सुप्रिया श्रीनेत जी। 7.19 लाख करोड़ था पहले साल में, जुलाई 2017 से लेके मार्च 2018 के बीच में जो इनका कलेक्शन हुआ है, और वो 3 गुना बढ़ के 22 लाख करोड़ हो गया। तो ये तो लूट का इन्होंने पूरा निचोड़ लिया है, मिडिल क्लास इंडिया का। और राजीव भाई, मैं तो बस ये कहूंगा कि इंडिया गठबंधन के साथियों को कि जीएसटी बचत उत्सव के मुकाबले में कल एक राष्ट्रीय झूठ उत्सव का भी एक आयोजन होना चाहिए कि संघ में सारे झूठों का जिक्र होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, आपने इतना समय दिया बातचीत की, थैंक यू भाई। तो साथियों, ये था एक प्रधानमंत्री जी के जबरदस्त बढ़िया वाले डायलॉग पे बातचीत। हमारे प्रधानमंत्री जैसा कोई नहीं, कोई इतनी शानदार बातचीत कर ही नहीं सकता। अब आप बताइए कि इस जीएसटी बचत उत्सव में भाग लेंगे या राष्ट्रीय झूठ उत्सव में आप भाग लेने वाले हैं? जो भी बात हो बताइएगा, जरूर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज्वाइन करिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।